बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यू सेशन और मैं हूँ उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंतहाई अहम मौजू पर हम बात करने वाले हैं और वो मौजू है जी मिडल ईस्ट में जंगी सूरत हाल, जिसे मुसलसल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये जो जंग का ऊँट है ये किसी करवट बैठ जाए। मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें होती रहीं कि दूसरा दौर भी जल्द से जल्द मुनक़िद हो जाए, दोनों फरीक़ैन आमने सामने बैठ जाएं और कुछ ले दे की पॉलिसी अपना कर जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए और मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करती जाए, बल्कि मुआहदे तक पहुंचा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने देखा कि हफ्ते के रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि जल्द मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं भी पाकिस्तान चला जाऊं। फिर मंडे के रोज़ उन्होंने कहा कि जेडी वेंस का तैयारा जो है वो बस उड़ान भरने के लिए तैयार है, चंद घंटों में वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। फिर हमने सुना कि मंगल के रोज़ जेडी वेंस आ रहे हैं और इस सारी सूरत हाल के दौरान मुसलसल ईरान की जानिब से यही पैगाम आता रहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की जाती रही है। जब ईरान की जानिब से ये तमाम मामला होते रहे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये राय सामने आई कि ईरान जब पहला दौर था मुज़ाकरात का उस वक्त भी इसी तरह कह रहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करने वाले, लेकिन ऐन मौके पर जब अमेरिका पहुँच गया तो ईरान का वफ्द भी पाकिस्तान पहुँच गया था। इस बार भी यही उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके अक्स हुआ। मंगल और बुध यानी आज और गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसे दिन थे जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात की टेबल सजने जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप सहाफ़ियों से बात कर रहे थे फ़ोन पर और बाकायदा उनको स्कूप दे रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग वहीं पे ठहरे। यानी इस तरह की खबरें भी हमने सुनी। लेकिन उसके बाद एकदम से ईरानी वफ़द तो मुसलसल कह रहा था कि हम नहीं आ रहे। फिर आज वाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तौर पर यह खबर सामने आती है कि जेडी वेंस भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, यानी कि अभी जो दोनों फरीकैन के दरमियान खलीज है वो बरकरार है। दोनों फरीकैन के दरमियान अभी जो खला है वो बरकरार है और इसमें तमाम के तमाम मामले में सबसे ज़्यादा जो मसला ख़राब है वो है जी ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों फरीकैन बल्कि ईरान की जानिब से अमेरिका पर अभी तक यकीन नहीं किया जा रहा और ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपने ज़ोर बाजू पर आबनाए हुर्मुज़ भी खुलवा लेंगे और अमेरिका की जानिब से अगर जंग हम पे दोबारा मुसल्लत की गई तो हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहला जो जंगबंदी मुआहदा हुआ था वो 8 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था, 2 हफ्तों तक के लिए वो जारी रहा और 21 से 22 अप्रैल की दरमियानी शब वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का मुआहदा दोबारा ऐलान कर दिया गया कि जंगबंदी जारी रहेगी, लेकिन कब तक जारी रहेगी ये तारीख नहीं दी गई। और ईरान की जानिब से फिर इसका भी ये जवाब दिया गया कि हम इस जंगबंदी को नहीं मानते। ईरान डटा खड़ा है। ऐसी कौन सी पावर है ईरान के पास, ईरान अपनी कौन सी शराइत मनवाना चाहता है, कौन सी तजावीज़ मनवाना चाहता है कि वो इस वक्त भी सुपर पावर के आगे डट कर खड़ा है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा हैं, माहिर हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स की, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ईरान क्या मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा? अगर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे तो फिर इस जंग का, इस मामले का क्या हल हो सकता है? थैंक यू वेरी मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। देखिए, अभी ये जो निगोसिएशंस है ना और ये जो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की दो डिस्प्यूटेंट्स के दरमियान है। सही। हमें ये सब समझने की ज़रूरत है कि एक साइड पर जो है वो अमेरिका है विच इज़ द ग्रेट पावर, और दूसरी साइड पे जो है वो ईरान है। नाउ अगर हम इस वॉर क्लोजली मॉनिटर करें और हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो ईरान इज़ ऑन द विनिंग साइड। आई सही। मीन जो अमेरिकन और ऑब्जेक्टिव्स थे वो अमेरिकन उस तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं। क्योंकि इस तरह लगता है कि अमेरिकन्स वर लैकिंग एनी स्ट्रैटेजी। उनको लग रहा था कि वेनेजुएला वाला मॉडल वो अप्लाई करेंगे और वो वेनेजुएला अप्लाई करके ईरान को वो बाउ डाउन कर देंगे, तो वो तो हुआ नहीं। तो एक लैक ऑफ स्ट्रैटेजी नजर आती है अमेरिका के एंड पे। सही। नाउ यू क्वेश्चन दैट कि क्या ईरान मुज़ाकरात पे आएगा या नहीं आएगा। देखिए, नेवल ब्लॉकेड ड्यूरिंग दिस टॉक ऑफ निगोसिएशन के होने वाली हैं, अमेरिकन ने लगा दिया। और अमेरिकन्स जो हैं, ये नेवल ब्लॉकेड जो होता है ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। सही। तो ड्यूरिंग
नेगोशिएशन जब आप नेवल ब्लॉकेट लगा देंगे तो यू एक्सपेक्ट द अदर साइड हु इज हैविंग द अपर हैंड, तो वो जाहिर है कि आपके टर्म्स पे फिर उस तरह से नहीं आएगा। और जैसे अभी आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि एक ऑलरेडी एक ट्रस्ट डेफिसिट पहले से प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बारी जो है वो ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस जो है इस तरह की हरकतें जो है वो की हैं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी, और फ्रॉम द डे वन वो कह रहे थे कि हमें बहुत मिसट्रस्ट है, लेकिन हम फिर भी डिप्लोमेसी को जो है वो चांस देना चाह रहे हैं। नाउ अमेरिका जो है वो एक जो ट्रम्प साहब हैं वो एक फेवरेबल डील चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म फेवरेबल डील वो ऐसी कुछ ब्रेक थ्रू कर दें जिससे वो दुनिया को भी दिखा दें तो देखें जी हमने बड़ा अचीव कर दिया आउट ऑफ दिस वॉर। और इसी तरह से जो ईरानियंस हैं वो जाहिर है कि उनकी टर्म्स पे उस तरह से नहीं आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो एक दोनों डिस्प्यूटेंट्स के दरमियान है। लेकिन एक बात समझने की ये है कि डिप्लोमेसी कभी भी कामयाब नहीं होती जब हार्ड लाइन पॉलिसीज दोनों साइड पे अडॉप्ट की जाएं। डिप्लोमेसी हमेशा तब कामयाब होती है जब हार्ड लाइन से निकल करके आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करते हैं। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताइए कि ये जो मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त डेडलॉक बरकरार है, ये किस नुक्ते की वजह से है? क्या वो जो अफजुदा यूरेनियम की डिमांड की जा रही है अमेरिका की जानिब से, वो पॉइंट ज़्यादा ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है, या फिर जो दूसरा पॉइंट आबनाए हुर्मस है जिसकी नाकाबंदी अमेरिका की जानिब से कर दी गई है, ईरान कह रहा है कि हम सिक्योरिटी टूल लेंगे वहाँ पर, या फिर वो ज़्यादा बड़ा मसला है? देखिए, आबनाए हुर्मुज़ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर ना, दैट वाज नॉट द कॉज ऑफ द वॉर जो था, जो एक वो दुनिया को बताया अमेरिका ने कि हम जो अटैक कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं, जो रैशनल दिया उन्होंने हम वॉर करने जा रहे हैं, वो दो थे। एक तो रिजीम चेंज था, दूसरा ये था कि हम जो है वो ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसको हम डिसमेंटल कर देंगे। तो जाहिर है कि ये रैशनल तो वो डिफरेंट है। अब जहां तक अभी जो निगोसिएशंस जहाँ पे स्टक अप हुई हैं, जो अभी स्टॉलमेट आया है निगोसिएशंस में डिप्लोमेसी में, वो जाहिर है कि अभी नेवल ब्लॉकेड है। आज भी स्टेटमेंट्स आपने देखी होंगी, जो यूएन के डिप्लोमेट हैं, ईरान के डिप्लोमेट हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी बताया, और इस तरह से डिफरेंट ट्वीट्स भी आए डिफरेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कि निगोसिएशंस आर सब्जेक्ट टू द ओपनिंग ऑफ द नेवल ब्लॉकेड, जो कि अमेरिका ने लगता है। तो अभी जब तक अमेरिका इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाता या फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस पे डेडलॉक है, और इस पे अगर दोनों पार्टीज डिविएट नहीं करेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगी, तो डिप्लोमेसी इज नॉट गोइंग टू विन देन। ठीक, मुझे ये बताइए कि इस वक्त ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन किस फरीक के लिए है? इस वक्त अमेरिका ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है इसराइल की जंग अपने सर लेकर, या फिर ईरान भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है? क्या ये दोनों नेशंस मज़ीद जंग की मुतामिल हो सकती हैं? देखिए, वॉर should not be the option for any of the party ना। ईरानियंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, देयर साइंटिस्ट, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है उनका, तो वॉर तो कभी भी ऑप्शन पे होगा किसी भी स्टेट के लिए, सिमिलरली ईरानियंस के लिए। सही। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं अभी पहले डिस्कस किया आपके साथ कि दिस वॉर हैज नॉट बीन लाइक, कोई सक्सेस नहीं मिला यूनाइटेड स्टेट्स को इस वॉर के अंदर। वो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। मेरे ख्याल में दोनों जो पार्टीज हैं उनके लिए वॉर तो बिल्कुल भी नहीं एक ऑप्शन। सही। बाकी आप देखें कि आज भी एक उनकी जो सेनेटर है, अमेरिकन सेनेटर, उनका एक आया है सामने इंटरव्यू, उसके मुताबिक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज द एट द लोएस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक कोई अराउंड 30% उनकी आ चुकी है। मिड टर्म इलेक्शन उनके होने वाले हैं, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, रैलीज निकल रही हैं वहां पे, तो वॉर की फेवर में कोई भी नहीं है। आई थिंक कोई 30% लोग जो हैं वो भी वो जो ट्रम्प के साथ हैं वो वॉर की फेवर में। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, और पर्टिकुलरली अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है। सो फॉर ऑल दीज रीजंस, ना तो ये वॉर अमेरिका के इंटरेस्ट में है,
और ना ही ये वॉर जो है वो ईरान के इंटरेस्ट में। और आज मैं और रिपोर्ट्स देख रही थी, तो उसके मुताबिक अमेरिकन का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो स्टॉक्स हैं वो भी कम पड़ रहे हैं, और सही। मजीद स्टॉक्स के लिए उनको काफी ज्यादा टाइम चाहिए है। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो स्पेंड कर चुके हैं। अमेरिका की इकोनॉमी की सिचुएशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो डिक्लाइन की तरफ जो है, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिका भी बहुत ज्यादा है, हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी तमाम एलाइज ने रिफ्यूज टू बी विद देम इन दिस वॉर। तो बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं अमेरिका के भी इसके अंदर। और ईरानियंस तो ऑफ कोर्स वो तो बीइंग विक्टिमाइज्ड है ना, उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा तबाह हो गया, डॉक्टर सायरा, इकोनॉमी उनकी पहले। डॉक्टर सायरा, ये जितने भी आपने पॉइंट्स बताए हैं कि एक तो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तकरीबन कोई 70-80 हज़ार लोग हमने देखा कि रोड्स पर निकले हैं, जंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया उन्होंने, और उसमें बड़ी तादाद थी यंगस्टर की, यूनिवर्सिटी के बच्चों की। फिर मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं जो कि यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के गले की हड्डी बने हुए हैं, ना निकले जा रहे हैं ना उगले जा रहे हैं। फिर तीसरा मामला कि 2 महीने की जंग के बाद हर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप को कांग्रेस से इजाज़त लेना होगी आगे जंग को चलाने के लिए। फिर आगे आपने नेटो की बात कर दी कि जो नेटो के ममालिक हैं उनको तो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं कि ये तो सिर्फ कागजी शेर हैं और इनको मैं सज़ा दूंगा जिसने मेरा साथ नहीं दिया। ये तमाम प्रेशर पॉइंट हैं अमेरिका की जानिब से। क्या ईरान स्ट्रेटेजाइज कर रहा है इन तमाम पॉइंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप तो मुश्किल में हैं, तकरीबन एक बंद गली में हैं, तो जितनी हो सकता है दबाव डाल के शराइत मनवाई जा सकती हैं? देखिए, मेरे तो ख्याल में दोनों ही इस टाइम पर जो है ना वो एक दूसरे के साथ पिंग पॉन्ग सिचुएशन डेवलप की हुई है उन्होंने, और वो दोनों ही ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रेशराइज करके जो है वो इससे अचीव कर लें। जाहिर है कि ईरानियंस, और वो तो ये भी ईरानियंस की तरफ से तो ये भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो ये समझते हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है और जो अभी ये सिचुएशन डेवलप हुई है कि डिप्लोमेसी होगी, तो ये बेसिकली अमेरिका इज टेकिंग टाइम कि वो एक सरप्राइज अटैक करे। एंड आई थिंक इरानियंस आर राइट। आई आल्सो थिंक दैट यू कैन नेवर नो व्हाट ट्रम्प वुड डू, एंड अमेरिका हैज द हिस्ट्री। तो ये तो दोनों साइड पर है, क्योंकि दोनों साइड को पता है कि एक दूसरे की वीकनेसेस जो हैं वो क्या हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि अमेरिका का अपर हैंड है, ईरान का अपर हैंड है, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने रेजिस्टेंस शो की है। लेकिन आई थिंक ईरानियंस ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का भी मुजाहिरा किया है। जैसे कि अभी जो शिप अटैक किया यूएस ने ईरानियन की शिप के ऊपर, तो ये जैसे मैंने पहले कहा एक्ट ऑफ वॉर है, लेकिन उस पर हालांकि वायलेशन ऑफ सीज फायर है, लेकिन फिर भी ईरानियंस ने रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया है। दोनों ये भी समझते हैं कि वॉर जो है वो किसी को फ़ायदा नहीं देगी। तो आई थिंक दोनों प्रेशर टैक्टिक्स भी यूटिलाइज करें। एक साइड पे ट्रम्प का जब स्टेटमेंट आता है तो फिर दूसरी साइड पे ईरानियंस का भी आ जाता है, और वो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों अपनाए हुए हैं। दोनों ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी देखना है और अमेरिकन ने तो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी देखना है, तो उनको सेटिस्फाई करना, और दे वांट टू शो द स्ट्रेंथ। तो ये आई थिंक, आई डोंट नो, अगर आप हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ें तो उसमें भी ऐसी सिचुएशन थी, और फिर वो एकदम से स्पार्क अप हुई चीज़ें और वॉर हो गई और वर्ल्ड वॉर में चले गए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट लेना भी इसको कुछ अच्छी बात नहीं है, और आई थिंक एक बहुत ज़रूरत है कि सेंस प्रिवेल करे दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और डिप्लोमेसी को, और पाकिस्तान जो एक कोशिश कर रहे हैं मीडिएशन की, उसको सीरियसली ले। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि बिल्कुल भी इस सिचुएशन को लाइट नहीं लेना चाहिए, और जबकि हम देखें कि एक साइड पर प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा बिल्कुल एक अनप्रिडिक्टेबल शख्स हो के जो सुबह को कुछ और कहते हैं, दोपहर कुछ और कहते हैं और शाम को कुछ और ही कर गुजरते हैं, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं बांधी होती। अभी अभी खबरें हमें ये भी मौसूल हो रही हैं कि जो मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ दौर है वो जुमे को होने जा रहा है, एक रोज़ के बाद। कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के सालिस का किरदार। वज़ीर आज़म ईरानी सफ़ीर से भी मिले हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक पैगाम भी जारी किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के कहने पर
ईरान पर हमले रोक रखे हैं, पाकिस्तान का किरदार कितना मजबूत है, क्या देख रही हैं इस सारी सिचुएशन में? देखिए, दुनिया को और इन दोनों स्टेट्स को और गल्फ को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तान का। हम्म। पाकिस्तान एक की मिडिल पावर के तौर पे बनकर उभरा है, सही। जिस पे इरानियंस का भी ट्रस्ट है और जिस पे अमेरिकन्स का भी ट्रस्ट है, और ऑफ कोर्स हम्म। पाकिस्तान के अपने स्टेट्स भी हैं। जाहिर है कि रीजनल स्टेबिलिटी होगी तो वो पाकिस्तान के फेवर में भी है। पाकिस्तान ही का तो रोल है बेसिकली सारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के भी हौसले को इतना नहीं आजमाना चाहिए ना। हम इतने दिनों से शट डाउन करके बैठे हुए सारी सही चीजें, सही। तो आई मीन दीज स्टेट्स शुड आल्सो आई मीन consider that how much Pakistan is putting effort, और हम्म। पाकिस्तान के रोल को जो है वो पॉजिटिवली लेना चाहिए और डिप्लोमेसी को एक और चांस सही जरूर सही देना सही। चाहिए। और डॉक्टर हार्ड सायरा लाइन, अब्बासी मैं फिर ये बड़ा। कहूंगी कि जो हार्ड लाइन स्टैंस है हम्म। उससे खत्म करना चाहिए दोनों डिस्प्यूटेंट्स को। और जाहिर है पाकिस्तान में हमारे जो सिफारती हल्का है, जो हमारी लीडरशिप है, वो जाहिर है कि बहुत बहुत सारी चीजें तो ऑन द मीडिया, लेकिन जाहिर है कि बैक चैनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स निगोसिएशन। आई सही। एम श्योर आज हमने देखा कि हम डिफरेंट जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने डिफरेंट हमारे ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं, और इसके हम्म। अलावा फोन टॉक्स हुई हैं। तो जाहिर है कि हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत इंटेंसिवली हार्ड वर्क कर रही है, और इट्स नॉट इजी। सो वी शुड गिव क्रेडिट टू पाकिस्तानी लीडरशिप एंड सही एवरीबडी। आई थिंक सही। पूरी दुनिया को इस पे करना चाहिए। डॉक्टर सायरा अब्बासी, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और यकीनी तौर पर दोनों फरीकैन को इस वक्त देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो कि सालिस का किरदार निभा रहा है, भाई इस्लामाबाद बंद करके बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद के जो है वो दोनों फरीकैन की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, कोशिशों के लिए, मिडल ईस्ट में अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं, यकीनी तौर पर उनका भी कुछ ख्याल करना चाहिए। 2 रोज़ बाद भी आपने टेबल टॉक करनी है, मुज़ाकरात की टेबल पर आना है, तो जितना जल्दी हो जाए वो दोनों स्टेट्स के लिए अच्छा है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।